हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका चला हुआ है करंट इलेक्ट्रिसिटी, लेक्चर नंबर 11 फॉर क्लास 12। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका टॉपिक है और ये मान के चलिए कि इलेक्ट्रिसिटी का सबसे मेन जो टॉपिक है वो यही है। तो आइए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था किरचॉफ्स। क्या नाम था जिनका? किरचॉफ्स। ये थे जर्मन फिजिस्ट। इन 1942 में इसने ओम्स लॉ जो था, ओम्स लॉ, देखिए कई बार बच्चों की प्रॉब्लम आती है कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट आ जाता है और उसको हम सोल्व नहीं कर पाते, तो ऐसे नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का तरीका बताया किरचॉफ्स ने, जो कि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था साइंटिस्ट के नेम, और उसने जो भी थ्योरी दी या जो भी लॉ दिया वो कब दिया, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो किरचॉफ्स लॉ है वो उसी के नाम से है, जो कि एक जर्मन फिजिस्ट था। उसने लॉ कब दिया था? 1942 में। तो इसको समझने से पहले इसमें कुछ टर्म्स यूज होनी है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बार बार यूज कर रहा हूं इलेक्ट्रिक नेटवर्क, इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ये क्या होता है? सबसे फर्स्ट टर्म है आपकी इलेक्ट्रिक नेटवर्क। ठीक है, इलेक्ट्रिक नेटवर्क को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि ये ओम्स लॉ का एडवांस है, किरचॉफ्स लॉ। इसने कोई तरीका बताया था, तो वो किसके लिए बताया था? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए। और उसी को क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ कंडक्टर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक नेटवर्क। अब देखिए इस नेटवर्क के अंदर क्या क्या यूज होना है। सबसे मेन है आपका जंक्शन। क्या है? जंक्शन। ये क्या होता है जंक्शन? वो पॉइंट जहां पे कम से कम दो कंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन किया जाए, आपस में मिलाया जाए, उसको बोलते हैं जंक्शन। दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। इट इज अ पॉइंट वेयर टू और मोर कंडक्टर्स आर जॉइंड टुगेदर। उसके बाद आता है आपका लूप, जिसको हम मैश भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है? ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिक पाथ फॉलोड बाय कंडक्टर्स इज नोन एज लूप और मैश। इसमें एक चीज और रहेगी आपकी, वो है ब्रांच। लास्ट जो इसमें यूज होगा वो होगा ब्रांच। इन सभी को आप नोट करके रखें या माइंड में आपने सेट कर ले कि ये क्या होते हैं, ताकि जब भी आपका न्यूमेरिकल आए तो इससे रिलेटेड ये मान के चलिए टॉपिक तो मैं आज ही कर दूंगा कंप्लीट ये, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में कम से कम 2 दिन और लगेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसके होते हैं। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल पेपर में आता है, इसलिए हमें इनको बहुत अच्छे तरीके से करके चलना है। रेगुलरिटी आपको जरूर यहाँ पे रखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि आज मैंने समझा दिया, 2-3 वीडियो आपने केवल और केवल मेरे को ये लगे कि हाँ देख लिया। क्या करते हैं कई बच्चे, वीडियो देखा पूरा नहीं देखा, केवल 2-3 मिनट का देखा हटा दिया, ताकि मेरे पास ये आ जाए कि हाँ इस बच्चे ने देख लिया। ऐसा नहीं, वो आप मेरे को नहीं अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। मेरा तो क्या बिगड़ना इस चीज में, आपका ही नुकसान होना है अगर ऐसे करोगे तो देखिए ब्रांच क्या होती है। ब्रांच का मतलब क्या होता है? ये आपके दो जंक्शन बन गए, है ना, जंक्शन बन गए दो। इन दोनों जंक्शन के बीच में जो कंडक्टर बच गया, बीच का जो रास्ता बच गया, उसको बोलते हैं ब्रांच। एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क के दो जंक्शन के बीच के पाथ को क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं किरचॉफ्स लॉ।
किरचॉफ ने दो लॉ दिए, दोनों ही बहुत ही फेमस हैं, फिक्स हैं, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको केसीएल के नाम से जानते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। इस केसीएल में उसने क्या बताया, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप लॉ के नाम से भी फेमस है ये, सॉरी जंक्शन लॉ, इसको जंक्शन लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो अभी मैं बताता हूं आपको कि ये फेमस जंक्शन के नाम से क्यों हुआ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, टोटल करंट एट एनी जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो। ये कह रहा है कि अगर कोई भी जंक्शन किसी इलेक्ट्रिक नेटवर्क में बन रहा है तो उस जंक्शन के ऊपर टोटल करंट हमेशा जीरो रहेगा। इट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विच इज एंटर्स इन द जंक्शन is always equal to the magnitude of the current which is leave the junction। जो इस जंक्शन के अंदर आपके करंट ऐड हो रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, सपोज वो है I1 एंड I2, और जो बाहर निकल रहा है वो है I3। तो ये जो है ये पॉइंट, इसको मैं P नाम दे रहा हूं, ये पॉइंट P है जंक्शन। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स ये क्या है, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। क्लियर है, समझ में आया? बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, केवल टोटल करंट एट एनी जंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो, हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंटरिंग इन द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट लिविंग द जंक्शन। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट लॉ, बहुत इजी है। ये जो फर्स्ट लॉ है ये अकेला बहुत कम यूज होता है, ये सपोर्ट करता है आपको जो सेकंड लॉ है उसमें। सेकंड लॉ को यूज जब करते हैं हम किसी न्यूमेरिकल के लिए तो वहां पे हमारी सपोर्ट करता है। तो देख लेते हैं पहले सेकंड लॉ क्या है। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ ये कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर the sum of total change in potential difference is always zero। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वोल्टेज के अंदर टोटल चेंज हमेशा जीरो होता है। इट मीन्स समेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एवरी इलेक्ट्रिक सर्किट विल बी जीरो, और ऑलवेज जीरो, हमेशा क्या रहती है, जीरो। Also the sum of product of resistance and current of the junction is also zero। ये भी हम कह सकते हैं IR भी हमेशा क्या रहता है, जीरो। यही है, एक ही बात है। तो हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, इसी तरीके से हमें न्यूमेरिकल करने हैं। तो इसको पढ़ने के लिए तरीका मैं आपको बता देता हूं। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रिक नेटवर्क है, उस नेटवर्क में मैंने क्या किया, दो सेल यूज कर दी। इस तरह से मैंने दो सेल यूज कर दी हैं, एक को नाम मैंने E1 दे दिया और एक को नाम मैंने E2 दे दिया। एक यहाँ पे इस तरह से एक रेजिस्टेंस हमने यूज किया, मान लेता हूँ, चलो यहाँ भी कर देता हूँ, एक यहाँ कर दिया, ऐसे ही एक यहाँ कर दिया, और चलो यहाँ पे रहने देता हूँ, सेम टू सेम ले लेता हूँ, जैसे उसमें लिया है ऐसे ही इसमें एक यहाँ ले लेता हूँ, ऐसे करके। अब देखिए, इस सबसे पहले जितने भी आपके जंक्शन बन रहे सभी को नेमिंग जरूर कर लीजिए, नोमेनक्लेचर जरूर कर लीजिए। A B C D E F, ऐसे मैंने इनको नाम दे लिया। अब देखिए, मैं मान रहा हूं कि ये जो सेल है इससे जो करंट निकल रहा है वो है I1, वो क्या है, I1। इससे जो निकल रहा है वो है I2। भाई दो सेल है, दोनों से अलग अलग करंट निकलेगा। तो सबसे पहले
अगर आप इसके अंदर एंटर कर रहे हो ऐसे ऐसे, यानी करंट की डायरेक्शन सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव है, माइनस से प्लस की तरफ है, तो उसको हम लेंगे, उस डायरेक्शन के लिए लिखेंगे पॉजिटिव। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। क्लियर है? अगर वो आपकी इस डायरेक्शन में है, यानी इस डायरेक्शन में अगर है, ये है, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डायरेक्शन होती तो क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। लेकिन अगर गलती से हमारी ये आ गई तो हम क्या ले लेंगे? इसको नेगेटिव। इसको क्या ले लेंगे? नेगेटिव। तो दो चीज तो हमें पता चल गई, डायरेक्शंस को नेगेटिव पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन इनसाइड द सेल, और नेगेटिव कब लेनी है, पॉजिटिव कब लेनी है। उसके बाद देखिए सबसे पहला काम क्या है कि आप इसके अंदर लूप बनाइए। क्या बनाइए? लूप। ये तो बाद की बात है, साइन वगैरह मैं साथ साथ आपको सिखाता जाऊंगा, नोट करते जाना। सबसे पहले आपको लूप लेनी है, तो मैं दो लूप ले सकता हूं। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये लूप क्या होती है? क्लोज्ड पाथ। इसमें कितने क्लोज्ड पाथ दिख रहे हैं? मैक्सिमम 3। मैक्सिमम कितने? 3। अब देखिए मैं उतने ही क्लोज्ड पाथ लूंगा जितने मेरे पास करंट है। तो कोशिश कीजिए, अगर नेटवर्क में आई उसने डिफाइन नहीं कर रखा, वो केवल ये कह रहा है कि डी से सी कितना करंट जा रहा है, सी से बी कितना जा रहा है, सी से एफ कितना जा रहा है, या इसने कितना करंट निकाला, इसने कितना करंट निकाला, तो आप कोशिश कीजिए करंट की कम से कम वैल्यू यूज करें। कैसे? केसीएल का यूज करके। ये जो सेकंड लॉ है ये फेमस है केवीएल के नाम से, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहला लॉ किसके नाम से फेमस था? केसीएल के नाम से। तो लूप में यहाँ पे मेरे पास दो सेल है, तो दो तरह की दो ही करंट हो सकते हैं, मैं दो ही लूप लूंगा। 3 भी लेके दिखाऊंगा आपको, एक न्यूमेरिकल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूं। तो एक लूप ये होगी ऐसे, और एक लूप ये होगी ऐसे। अब आपकी मर्जी कि आप क्लॉकवाइज ले रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, आपकी मर्जी। लूप आप कैसे भी ले लो, क्लॉकवाइज ले लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ले लो। तो अब देखिए, अब मैं जितनी भी डायरेक्शन वगैरह है वो आपको साथ साथ नोट करवाता जाऊंगा। आप अच्छे तरीके से इनको नोट कर ले, और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये जो न्यूमेरिकल होते हैं आप इनमें किसी बुक को फॉलो ना करें, वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, कंसंट्रेशन से देखें। मैं आपको बिल्कुल इजी से इजी जो तरीका है न्यूमेरिकल्स का वो इस वीडियो में करवाऊंगा, और उसी तरीके से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। क्योंकि कोई बुक तो कहेगी डिक्रीजिंग पोटेंशियल में जा रहे हैं तो नेगेटिव ले लीजिए, कोई कहेगी इंक्रीजिंग में जा रहे हैं तो नेगेटिव ले लीजिए, कोई एरो की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा है तो कोई एरो की डायरेक्शन को नेगेटिव ले रहा है। आप फिक्स एक मेथड से कीजिए, हर तरह के न्यूमेरिकल हो जाएंगे, टेंशन आपको नहीं लेनी है। यानी बुक में अगर सॉल्यूशन देखोगे तो कभी किसी मेथड से कर देगा, कभी किसी मेथड से, तो बुक में आपको सॉल्यूशन देखना ही नहीं है। तरीका मैं बता रहा हूं। तो फर्स्ट लूप मैं ये ले रहा हूं और सेकंड लूप मैं ये ले रहा हूं। देखिए कैसे करते हैं। शुरुआत कर रहा हूं, मेरे पास लूप है, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन लूप, ऑन क्लोज्ड लूप ए डी सी बी ए। दिख रही है? फर्स्ट लूप ए डी सी बी ए। इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं? केवीएल यूज कर रहा हूं, यूज केवीएल। मैं क्या कर रहा हूं? इसके ऊपर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज कर रहा हूं। क्लियर है? देख लीजिए कैसे हम इसको यूज करेंगे। सबसे पहले मेरे को जरूरत है इन आर को और डिफाइन कर देता हूं कि ये R1 है, ये R2 है और ये R3। मर्जी आप किसी को कुछ भी ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए, अब देखिए आपका सबसे पहले पोटेंशियल का ड्रॉप कहां होगा? जब कोई रेजिस्टेंस आएगा। जब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं आ रहा तब तक तो पोटेंशियल का ड्रॉप नहीं हुआ। तो पहला पोटेंशियल का ड्रॉप कब होगा? जब ये I2 इसके अंदर एंटर करेगा। तो अब देखो यहां पे बहुत अच्छी चीज ये आ गई कि यहां से करंट आया I2 और यहां से आया I1, दोनों मिलके, और ये जो ब्रांच है आपकी DC इसके अंदर एंटर कर गए। तो इसके अंदर मैं मान रहा हूं कि ये जो करंट है ये I3 होगा। लेकिन आप अगर I3 ले लोगे तो 3 इक्वेशन चाहिए, इसलिए मैं क्या कर देता हूं,
इसको डिफाइन कर देता हूँ, यहीं पे बता देता हूँ कि मैंने निकाल लिया I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 बाई यूजिंग KCL। क्या लगा दिया यहाँ पे मैंने? KCL। बताओ सही बात है कि नहीं? अभी पढ़ा था करंट लाइए कह रहा है, तो ऐसा ही है। तो यहाँ पे मैंने इसको क्या नाम दिया? I3। चलिए अब लगाता हूं मैं रूल। तो पहला पोटेंशियल का ड्रॉप होगा यहाँ पे करंट है I3, कितना है? I3। ड्रॉप क्या होता है? IR कितना? 1। अब मेरे को ये बताइए यहाँ पे सिंबल क्या लगाऊं, इसके आगे सिंबल क्या लगाऊं? अगर मैं जो करंट मैंने कंसीडर किया है, किसका? सेल का, उसकी डायरेक्शन मैं अपने अकॉर्डिंग लूंगा। अब जरूरी नहीं है कि इस करंट की डायरेक्शन को मैं यही लूं। अगर गलती से किसी ने ऐसे ले लिया, गलत नहीं होगा, क्योंकि जब रिजल्ट आएंगे, जब आंसर आएगा, अगर आपका I की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब आपकी जो डायरेक्शन आपने कंसीडर की थी वो सही है। और अगर आंसर में I की वैल्यू नेगेटिव आ गई, इट मीन्स आपने जो कंसीडर की थी डायरेक्शन वो सही नहीं है, इसके अपोजिट लोगे वो सही है। आंसर सेम आएंगे। आप ये मत सोचना कि ये एरो लगने से अगर यहाँ पे आंसर अलग आ गया तो चेक करने वाला गलत कर देगा सर। अरे नहीं, कंसीडर कर रहे हैं, हमें क्या पता किसकी डायरेक्शन किधर होगी, हम तो मन मर्जी लेके चलेंगे ऐसे ही। आपको ऊपर कोई इसका रूल नहीं है कि आप डायरेक्शन क्या लोगे, लेकिन फॉलो करोगे। अगर एक टर्मिनल से चल पड़े तो वापस वहां पे पहुंचोगे एरो को फॉलो करते हुए। ऐसे नहीं है अगर इधर तो ये ले ली, इधर वापस कर दे, फिर कोई सही भी नहीं कर सकता। फिक्स है, यहां से मैं चला, ऐसे घूम के यहीं आना है, यानी ऐसे। अगर यहां से चला तो ऐसे घूम के ऐसे आना है। तो जब चलो तो एरो की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है अगर यहाँ पे तो ये लगा दी, यहाँ पे ये लगा दी, फिर तो कोई सही भी नहीं कर सकता इसको। एक ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, यानी अगर मैं I1 को इधर से कर देता, ऐसे कर देता, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आपका आंसर सही आएगा। चाहे आप करके देख लेना। केवल I1, I2 और I3 की जो भी वैल्यूज आएंगी उसको प्लस की आई तो डायरेक्शन सही, और माइनस की आई तो डायरेक्शन उसके अपोजिट लिख दोगे। वो पूछ लेता है कई बार कि डीसी में करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी। तो आपका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आया तो जो एरो है वही डायरेक्शन रहेगी। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव आया है तो एरो के अपोजिट डायरेक्शन रहेगी। तो हम लिख देंगे डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द ब्रांच डीसी इज अलोंग या इज फ्रॉम सी टू डी, और पॉजिटिव आया तो इज अलोंग या इज फ्रॉम डी टू सी। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहां पे मैं एरो की डायरेक्शन में चल रहा हूं, आपने जो एरो लगाई है अगर आप उसकी डायरेक्शन में चल रहे हो तो ये आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा? पॉजिटिव। क्लियर एक चीज। अब देखिए, मैं यहाँ पे एरो की डायरेक्शन में आया तो मैंने पॉजिटिव ले लिया। रेजिस्टेंस क्या था? R1, मैंने R1 ले लिया। आगे मैं चला, लूप कौन सी ले रहे हो? A D C B। अब मैं B के पास जाऊंगा तो भैया जो करंट इसका था वो इसमें आ जाएगा, जो इसका था वो इसमें चला जाएगा। ये क्लियर है बिल्कुल। यहाँ पे क्या आएगा? I2। भाई इसके टर्मिनल से I2 निकला था तो एंटर भी I2 ही करवाना। ऐसा नहीं है कि ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके इसके अंदर एंटर करवा दोगे, नहीं। जितना यहाँ से चला था इतना एंटर भी करवाना है। तो I2 यहाँ पे एंटर करेगा। अब आ गया है आपका I2 और R3, फिर दोबारा से एक ड्रॉप आ गया है, और वो भी किस में है? इसकी डायरेक्शन में है, तो प्लस I2 R3। अब ये रूल जो है ये मैं सबसे डिफरेंट यूज करता हूँ, किसी बुक का फॉलो आपको नहीं करना है, क्योंकि बुक वाले पहले इज इक्वल टू रखेंगे, फिर इधर लेके आएंगे, फिर उसको उधर लेके जाएंगे, कभी प्लस करेंगे कभी माइनस करेंगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। ऐसे चलते चलते सेल के जिस टर्मिनल के पास पहुंचोगे, किसके पास पहुंच रहे हो? नेगेटिव के पास, वही सिंबल लगा दीजिए। जिसके पास पहुंचोगे वही सिंबल लगा दीजिए। किसके पास पहुंच रहा हूं? E2 के नेगेटिव के पास पहुंच रहा हूं, विच इज इक्वल टू 0। ये मैंने पढ़ा था। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए पहले मैं इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करता हूं। जो KCL मैंने यूज किया था उसको ओपन कर देता हूं। I3 की जगह पे I1 प्लस I2 रख देता हूं। तो इस इक्वेशन को और क्या लिख सकता हूं मैं? I1 प्लस I2, सही है कि नहीं? R1 प्लस I2 R3 और माइनस E2 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको अलग अलग कर देता हूं।
I1 प्लस I2 R1 प्लस I2 R3, ऐसे कर दिया मैंने, ऐसे मैंने इसको कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू मिलेंगी आपको, आर के ना वैल्यू मिलेंगी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड रखोगे तो जुड़ जाएगा। जैसे R1 की वैल्यू 50 है, इसकी 10 है, तो ये I2 ऐड हो जाएगा, तो इक्वेशन छोटी बन जाएगी, इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्लियर है कैसे रूल यूज किया। अगर किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम लग रही है, वापस से वीडियो को बैक कीजिए और देखना शुरू कर लीजिए शुरू से कि किस तरह से डायरेक्शन यूज कर रहे हैं। चलिए अब मैं करता हूं सेकंड लूप के ऊपर। अब मैं अप्लाई कर रहा हूं, लूप ले लीजिए E D C F E, ये क्लोज लूप ले रहा हूं और इसके ऊपर क्या कर रहा हूं, KVL लगा रहा हूं। इसके ऊपर क्या लगा रहा हूं, KVL। अब आपको खुद करने की कोशिश करनी है, वीडियो को यहीं पे आप पॉज कर लीजिए और सेकंड लूप के ऊपर जैसे मैंने फर्स्ट पे लगाया ऐसे रूल लगा के देखिए। अगर आपने सही लगाया है आप उसको रफ में लगा के नोट कर लीजिए पॉज करके, और उसके बाद वीडियो को दोबारा से प्ले करके और फिर देखिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। क्या आपने ऐसा ही किया? अगर किया तो आ गया आपको KVL आ गया, कुछ भी नहीं बचा इसमें, आपको ये समझ में आ चुका है। तो देख लीजिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ, शायद सभी ने कर लिया होगा अब तक पॉज करके। तो देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे पास I1 गया तो पहला ड्रॉप R1 में होगा और यहाँ पे I3 मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इंटू R1, कैसा, एरो की डायरेक्शन में पॉजिटिव। आगे फिर दोबारा एरो की डायरेक्शन में, तो आपका यहाँ भी क्या रहेगा, I1 रहेगा। सेम रूल वही कि यहाँ से जितना निकला उतना एंटर करवाना है। तो क्या करोगे, प्लस I1 R2, और अब किसके पास पहुंचे, E1 के नेगेटिव के पास, तो माइनस E1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ऐसे ही करके इसको अलग अलग कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 4 बनेगी। इक्वेशन नंबर 4 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या बनने वाली है, I1 R1 प्लस I2 R1 प्लस I1 R2, इसमें मैंने वो नहीं लिखा आपका, माइनस E2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा माइनस E1 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये ध्यान दीजिए भाई, इससे पहले जो इक्वेशन थी उसमें मैंने ये मिस कर दिया था, ये पार्ट ये नहीं लिखा था, तो इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये दो इक्वेशन और दो वेरिएबल I1 और I2। सोल्व दिस इक्वेशन फॉर I1 एंड I2। हम निकाल देंगे कि I1 कितना होगा और I2 कितना होगा। तो एक न्यूमेरिकल मैं आपकी बुक से उठा रहा हूं, SL अरोड़ा में जो सोल्ड न्यूमेरिकल है जो आया हुआ है, सेम इसी को मैं वैल्यू रख के और अप्लाई करना सिखा रहा हूं। अगर सभी बच्चों को ये समझ में आ गया तो उसको अपने आप करने की बजाय पहले एक बार वीडियो को देख ले, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि उसमें डायरेक्शन उसने डायग्राम में लगा के दी है, हम चेंज नहीं कर सकते। डायग्राम जैसा है, यानी आपकी क्वेश्चन बुकलेट में जो डायग्राम आएगा पहले उसको आंसर बुकलेट में एज इट इज कॉपी करना होता है, उसके बाद उसके अंदर आप रूल लगाना शुरू करोगे। तो आइए देख लेते हैं एक बार वो न्यूमेरिकल आपकी बुक में क्या लिखा है। उसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3 फॉर द गिवन नेटवर्क। आपके पास जो नेटवर्क है वो गिवन है, उस नेटवर्क का यूज करके आप I1 I2 और I3 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो बना लेता हूं मैं वो नेटवर्क आपका। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसने यूज किया है, एक रेजिस्टेंस यहाँ यूज किया है, ऐसे ही आपका एक रेजिस्टेंस यहाँ यूज किया है और एक सेल यहाँ यूज की है। इस तरह से ये नेटवर्क इसने दिया है। बाकी सब कुछ इसने क्या कर दिया है, अपने आप बना के दिया है कि एक तो जो लूप है वो ऐसे लोगे और एक लूप है वो ऐसे लोगे। ये फर्स्ट लूप, ये सेकंड, वो नाम नहीं दे रखे फर्स्ट सेकंड, ये हमने लिए हैं, वैल्यूज दे रखी है अब सारी इसने। ये है आपका, इसके अंदर से जो करंट जा रहा है वो कह रहा है कि ये I1 जा रहा है और ये 5 ओम का रजिस्टर है
और यहाँ पे जो सेल लगी हुई है या बैटरी लगी हुई है, सेल है वैसे तो ये 12 वोल्ट 12 वोल्ट की यहाँ पे एक सेल इसने अप्लाई की है। उसके बाद बीच में जो रेजिस्टेंस है ये 2 ओम का है और यहाँ पे करंट I3 इस तरह से आ रहा है। ऐसे ही इसके अंदर से निकल रहा है आपका I2 और I2 की वैल्यू यानी ये है आपकी 6 वोल्ट और ये कह रहा है आपका 3 ओम। ये आपके पास गिवन है, ठीक है। आप देख लीजिए, अगर हो सकता है कि मैंने कोई ना कोई वैल्यू कम ज़्यादा ले ली हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो तरीका सीखना है। नाम दे देता हूँ, नाम इसमें गिवन है लेकिन मैं उसकी नहीं मान रहा, वो आपकी माननी पड़ेगी, आपको माननी पड़ेगी। चलो मैं यूज कर देता हूँ ABC DEF ABCDEF, ये है आपका न्यूमेरिकल। इसके ऊपर KVL हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि मैं 2 इक्वेशन बनाऊंगा, मैं 3 नहीं बनाऊंगा। मैं 2 इक्वेशन बनाऊंगा, मैं 3 नहीं बनाऊंगा। याद कर लीजिए क्या कि इस I3 का सॉल्यूशन पहले ही कर देता हूं मैं। I3 इज इक्वल टू, देखिए यहां से करंट आया I2 तो यहां से आया I1, ये दोनों मिलके किस में एंटर करेंगे, इन ब्रांच BE। किस ब्रांच में आगे, BE में। तो B में कह रहा है कि I3, तो I3 तो क्या है, I1 और I2 का सम है। क्लियर है? इसको आप नोट करके साइड में इक्वेशन का नाम दे दीजिए। अब मैं क्लोज लूप ले रहा हूं, A B, जैसे ये एरो है ना ऐसे ही बताना पड़ेगा आपको, A B E F, A B E F A। इसके ऊपर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, KVL अप्लाई कर रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर ड्रॉप शुरू हो गया यहीं से। देखो मैंने शुरुआत करनी चलने की ए से, तो कई बार क्या होता है जल्दबाजी में पहले हम ये लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन तरीका तो यही कहता है कि अगर आप यहाँ से चलना शुरू कर रहे हो तो पहला रेजिस्टेंस भी इसके बाद जो है वही यूज करो। तो इसके बाद तो रेजिस्टेंस 2 ओम आ रहा है, कितना आ रहा है 2 ओम, और उसमें करंट कितना है I3 और ये कितना है 2, यानी 2I3 लिख सकता हूँ ना, 2I3 एरो की डायरेक्शन में है तो ये क्या आएगा पॉजिटिव। उसके बाद मैं यहाँ गया, यहाँ भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे मैं किसके पास पहुंचा, नेगेटिव के पास। तो मैंने बताया था जिसके पास पहुंचोगे वो सिंबल यूज करके उसको एज इट इज लिख दीजिए, -12। उसके बाद मैं और आगे चलूंगा क्योंकि अभी ए के पास वापस जाना है, F से A, और यहाँ पे मेरे पास रेजिस्टेंस आएगा, फिर दोबारा ड्रॉप होगा 5I1, कितने का, +5I1। पता चल गया प्लस क्यों लिया, एरो की डायरेक्शन में चल रहे थे, इज इक्वल टू 0। सोल्व द I3, यहीं पे सोल्व कर लीजिए इक्वेशन फर्स्ट बाय यूजिंग फर्स्ट वी कैन राइट हम क्या लिख सकते हैं, I3 की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 2I1 + 2I2 + 5I1 - 12 इज इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करके लिख लीजिए, तो ये हो गया 7I1 + 2I2 - 12 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो शायद सभी को आया होगा समझ में, नहीं आया तो एक बार वापस से जहाँ से मैंने न्यूमेरिकल शुरू किया था वहाँ से एक बार वापस रिवर्स करके और फिर देख लीजिए। बिल्कुल मैंने एज इट इज उस रूल को फॉलो कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया था। अब मैं ले रहा हूँ सेकंड लूप, तो अब मैं चलूंगा DEBCD। ये याद रहे जिस टर्मिनल, जिस पॉइंट से चले से, जिस जंक्शन से चले थे उसके ऊपर वापस वही पहुंचना है। ऐसा नहीं है यहाँ से चले यहाँ तक पहुंच गए, मैथ की तरह नहीं है कि इन ट्रायंगल ABCD हमारे पास क्लोज नहीं होता। हमारे पास यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर मैं ABCD ले लूँ तो क्या होगा, चलिए यहाँ पे अगर मैं ऐसे ले लूँ मैथ की तरह DEBC, ये रेक्टेंगल ले लूँ DEBC, क्लोज नहीं हुआ, ये पाथ तो बच गया आपका, ये ब्रांच तो रहेगी, है कहीं पे यूज ही नहीं की, इसलिए वापस यहाँ पे आना पड़ेगा तब ये क्लोज होगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से, कोई पाथ, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम का, कितने ओम का, 2 ओम का रेजिस्टेंस आया, किस में आया, I3 में। एरो अपोजिट है, हम जा रहे हैं ऊपर, यानी लूप जो हमने ली वो कह रही है कि ऐसे चलो, और एरो आ रही है नीचे, तो क्या लगाओगे, माइनस।
2i3 माइनस का 2i3। आगे चलिए एरो की फिर अपोजिट डायरेक्शन में फिर माइनस लगा देंगे, माइनस का 3i2। क्लियर है ना, माइनस का 3i2 ऐसे आएंगे, वापस यहाँ पहुंचना है। कहाँ पहुंचे आप, पहले पॉजिटिव के पास, तो क्या लगाओगे प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज, चलो इक्वेशन नहीं देंगे, पहले फर्स्ट का यूज करके इसको सोल्व कर दीजिए। i3 को यहाँ से हटा दीजिए। i3 को हटाने के लिए मैं यहाँ पे i1 और i2 का यूज कर रहा हूँ, तो माइनस ऑफ 2i1 माइनस 2i2 माइनस 3i2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 सोल्व करके। और अब मैं नेटवर्क को हटा रहा हूँ, यहाँ पे जो इक्वेशन आ गई वहां से आंसर निकाल रहा हूँ। वहां से मैं आपको आंसर निकालने सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। हटा दो, इक्वेशन किसी काम की नहीं है। एक बार ये देख लेना भाई सभी कि कभी इक्वेशन में कुछ प्लस माइनस करने में मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है। अगर कर दी हो तो उसको सही करके ही आगे प्रोसीड करें, अदरवाइज आंसर गलत आएंगे। हो भी सकता है थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए कैलकुलेशन में। तो देखिए पहले मैं लिख रहा हूँ ये इक्वेशन, i1 की वैल्यू और कोई है नहीं तो माइनस 2i1 एज इट इज लिख दिया। i2 की वैल्यू है 3 प्लस 2, तो ये होगा माइनस का 5i2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को उठा के यहाँ ले आइए, 7i1 प्लस 2i2 और माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हो जाएगा। फिर कोई ये कहेगा i3 कैसे निकालेंगे, i1 आने दो i2 आने दो। फर्स्ट इक्वेशन जो हमने दी थी जिसका नाम था i3, जिसको हमने नाम दिया था क्या फर्स्ट इक्वेशन, उसमें क्या थी वो i3 इज इक्वल टू i1 प्लस i2। इसका यूज कर देंगे, उठा के उसमें रख देंगे वैल्यू i1 और i2 की निकाल देते हैं हम यहाँ से। तो देखिए मैं क्या करता हूँ कि इनमें से किसी एक टर्म को आपको कैंसिल करना होता है। कैंसिल कैसे करोगे, पहली इक्वेशन को, जो ये ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसको तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो 5 से। तो पहले मैं इसको 5 से करके लिख रहा हूँ। इसको क्या कर रहा हूँ, कंप्लीट को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इस कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आई, ये लिख रहा हूँ मैं 7 5 जा 35i1 प्लस 5 2 जा 10i2 माइनस 12 5 जा 60 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये आएगा माइनस 4i1 और माइनस का 10i2 और ये आएगा आपका प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हो गया काम। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। इसको नाम दे के कोई भी, और ऐड इक्वेशन ये और ये ऐसे नाम दे लेना। और फिर क्या करोगे, इससे ये कैंसिल, ये आ गया आपका 31 i1 और ये बचा माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। तो i1 इज इक्वल टू 48 अपॉन 31 आ गया। किसी भी इक्वेशन में वैल्यू उठा दीजिए यहाँ से और इसमें या इसमें रख दीजिए। ये इजी है, इजी है, इसमें रख दीजिए। बिना मल्टीप्लाई करने वाले है ना, पहले जिसमें मल्टीप्लाई किया ही नहीं था उसमें रख दीजिए ताकि इजी से हो जाए। तो इसमें रखोगे तो 7 और इंटू 48 अपॉन 31 प्लस 2i2 इधर ले जाता हूँ इज इक्वल टू 12। तो ये आपका 2i2 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इंटू 48 अपॉन 31। इसको सोल्व कर लीजिए। i2 इज इक्वल टू, यहाँ से जो रिजल्ट आपका आएगा उसको नोट करिए, 7 इंटू 48 अपॉन 31। जो ये कंप्लीट वैल्यू आएगी इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, दैट इज द i2। तो आप देख लीजिए आंसर आपके मैच कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हो तो एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए, तरीके में कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी। कहीं ऐड सब्ट्रैक्शन में दिक्कत हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं मिलेगी। शायद तो एक आंसर मेरे को लग रहा है कि यही है, i1 अगर सही आ रहा है तो सारे सही आएंगे। हाँ यही है 48 अपॉन 31, बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, पॉजिटिव है, सही है। ऐसे ही आपको क्या निकाल देना है, i2 और फिर क्या करोगे, i1 और i2 को ऐड करके i3 निकाल दोगे। तो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल इसके ऊपर हम करेंगे।
जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हो सके एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल सभी को करने, बीच में संडे भी है, संडे को वीडियो आएगा नहीं, एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन KVL एंड KCL सभी को करने ही करने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स जो आपके रिपीट हुए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम रहे या आपके पास ऑप्शन है संडे को, जिन बच्चों को ये लग रहा है कि ये न्यूमेरिकल हमारे हार्ड हैं, आप उसकी फोटो क्लिक करके मेरे पास सेंड कर दें, मैं वीडियो में वही आपको सोल्व करके प्रोवाइड करवा दूंगा। ऐसा नहीं है कि 10-10 20-20 भेज दो सभी, जो आपको बिल्कुल ये लगे कि ये तो हमारे से हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या ही हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, केवल वही भेजे। क्योंकि आपको पता है वीडियो में 2 3 4 इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं हो सकते, 4 से ज़्यादा अगर करूँगा तो 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो भी बन जाएगी, फिर आप कहोगे हमारा पैक खत्म हो जाता है, डाटा इतना ही होता है। तो इसलिए ज़्यादा ना भेजिए, जो आपको बहुत ही लगे कि टिपिकल है, ये नहीं हो रहा, कोशिश करके देखने के बाद कि अब भी हमारे आंसर मैच नहीं